चलो जी, तो हम लोग कहाँ थे? कंडीशनल पे थे। अभी इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कंडीशनल वाले को। देखिए, तो कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं, तो जैसे समटाइम्स, अच्छा अगर आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कल ही जो क्वेश्चन लिखा था उसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। जैसे कल जो हमने क्वेश्चन लिखे थे, लास्ट क्वेश्चन जो था कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ, अभी एक्स वाई कर देता हूँ, ठीक है। हमने अभी x1 x2 में लिखे थे, अभी मैं xy में लिख देता हूँ। सो इट विल बी, क्या था ये, 2 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, यही था, एंड 0 अदरवाइज। सो x1 x2 में था, अभी मैं xy में लिख देता हूँ जस्ट। सो यहाँ से हमने क्या फाइंड किए थे? सो मार्जिनल ऑफ x जो हमने फाइंड किया था, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो 1 तो ये आया था 2 टाइम 1 माइनस x बिटवीन 0 to 1। पीडीएफ ऑफ y निकालोगे तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे 0 से y, तो ये 2y आया था। f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y, x गिवन y जब हमने फाइंड किया था, सो ये मुझे मिला था, क्या होगा, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ y, तो तो ये आया था 1/y, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली x, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, x वॉज बिटवीन 0 to y। एंड आगे जब हमने फाइंड किया था, तो हमें मिला था PDF of y given x is small x. So y given x was 1 upon 1 minus x when y was between x and 1. ये था y was between x and 1, ठीक है, ये x और ये 1। सो ये अभी हमने फाइंड किए थे, कल ये फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ x1 x2 था कल, अभी हम लोग जस्ट xy में लिख दिया। सो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, इफ यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे ये भी बताया था हमने, इफ यू नोटिस इट, तो वी हैव एक्चुअली x as beta first kind parameter 1, 2, y has beta first kind 2, 1, x given y is equal to y is uniform on interval 0, y. So when y is given, it will be in terms of y. Y given x is equal to x is uniform x, 1। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, कितना आएगा? सी, y/2 तो ये यूनिफॉर्म 0 y है, सो इट विल बी y/2। एंड इफ आई आस्क व्हाट इज द e ऑफ x गिवन जस्ट y, जरा इसको समझिए, है ना, जस्ट वी आर कंसिडरिंग एग्जाम्पल। तो अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ e ऑफ x गिवन y इक्वल टू y नहीं लिखा है, जस्ट x गिवन y। सो नाउ e ऑफ, और x गिवन y मेरे पास क्या है, ये स्मॉल y/2 है, बिकॉज हमने यहाँ स्मॉल y ले रखा है। जब यहाँ सिर्फ कैपिटल Y, तो ये कैपिटल Y में आएगा, तो इसका आंसर होगा y/2, ठीक। अच्छा, मैं यही बताना चाह रहा था, दिस इज सम फंक्शन ऑफ y ना। सो व्हेन e ऑफ x गिवन y, व्हेन y इज गिवन, इट विल बी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, e ऑफ x गिवन y लगा दिया, तो ये तो y/2 हो गया। अब 1/2 बाहर कर लो इसमें से, सो यू टेक 1/2 आउटसाइड, सो बचेगा क्या, EY/2, और y क्या है, बीटा। तो अगर y बीटा है, तो इसका EX इफ यू फाइंड
तो बीटा में पीडीएफ क्या होता है, मीन क्या होता है, अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट काइंड में। तो ये 1/3 होगा और ये क्या होगा 2/3। अच्छा वो तो ठीक है, अब ई वाई पुट कर दो यहाँ पे, ई वाई क्या आएगा, सो ई वाई इज 2/3/2, कितना आ गया ये 1/3। अगेन इफ यू सी द सेम एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक ओके है ना। ठीक है, और चलो यहाँ पे देखो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x, so expectation of y given x is equal to x, तो y given x तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था x1, तो क्या आएगा 1 + x/2 या x + 1/2। बट इफ आई आस्क यू कि what is the expectation of x given y, तो फर्स्ट वाला एक्सपेक्टेशन को एज इट इज रखो, दिस फर्स्ट एक्सपेक्टेशन को एज इट इज रखो, इसका एक्सपेक्टेशन यहां से पता है मुझे। अच्छा एक मिनट, तो वो तो x गिवन y तो पता ही है, मुझे y गिवन x चाहिए। सो वी नीड y गिवन x नाउ। तो y गिवन x यहाँ पे क्या है x + 1/2, तो इसको आप रखोगे तो ये आएगा x + 1/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिलेगा ex + 1/2, ex कितना है 1/3, तो 1/3 + 1/2 कितना हो जाएगा 1/3 + 1 4/3/2, तो 2/3 आएगा, ये चेक कर लीजिए आप लोग। सो ये ex + 1/2 ये आएगा 2/3। सो द क्वेश्चन इज यू सी वन थिंग, तो यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया है e ऑफ x गिवन y, तो ये ex के इक्वल आया, यू कैन नोट इट राइट, आया ना e ऑफ x गिवन y। और जब मैंने कैलकुलेट किया e ऑफ y गिवन x, तो ये y के इक्वल आया। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बताऊं, है ना, सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस हियर, है ना, ये हमेशा ऐसा होगा। सो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस कि ऐसा हो गया कि e ऑफ x गिवन y ex आ गया, है ना, दिस इज ex एक्चुअली। सो ये ex आ गया, यहाँ ये ey आ गया, ey के इक्वल आ गया। सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंट, है ना, ये हमेशा होगा ऐसा। तो मतलब ये थ्योरम है ना, थ्योरम क्या है, सो यू मे राइट कि यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो ये जो x गिवन y है फंक्शन ऑफ y है, और जो कि इक्वल आएगा तो ये हमेशा ex के इक्वल आएगा, चाहे डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस कोई भी रैंडम वेरिएबल हो। हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कुछ भी होगा तो ये हमेशा इक्वल आएंगे ey। फिर जैसे e ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, अगर आप यही क्वांटिटी यहाँ फाइंड करो, यू कैन फाइंड दिस क्वांटिटी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लिखा है, तो इसको यूज करके अगर आप सेम चीजें फाइंड करो यहाँ से, सो आपको क्या मिलेगा, मतलब यू कैन वेरीफाई यूजिंग दिस एग्जांपल, ये बोलना चाह रहा हूँ। सो ये क्वांटिटी इक्वल आएगी वेरिएंस ऑफ x के, एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, तो ये थ्योरम है जिसको प्रूव किया जा सकता है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x, this will be equal to वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। और फिफ्थ जैसे e ऑफ कहीं है x इंटू वाई गिवन x, तो यहाँ x तो गिवन ही है, तो x y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी रहेगा तो जी सो यहाँ से आएगा, अगर कुछ होगा तो वहाँ लिखूंगा ना इफ समथिंग, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अभी, तो यहाँ से आएगा, सो x इज गिवन है तो x कैन बी टेकन आउट, यहाँ x गिवन है ना, तो ये तो x कांस्टेंट टाइप का हुआ, गिवन है x, तो ये इस एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा,
तो यहाँ x आ जाएगा और e ऑफ y गिवन x रहेगा यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मार्जिनल निकालना मुश्किल होता है बट कंडीशनल निकालना आसान होता है, या कंडीशनल गिवन ही होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, या कंडीशनल इनफैक्ट फाइंड करना आसान होगा ज्वाइंट से। तो उस वाले केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मार्जिनल पता है तो डायरेक्टली आ जाएगा एक्स इंटू पी डी एफ या एक्स इंटू पी एम एफ वैसा करके। और अगर कंडीशनल पता है तो ये यूज करो। तो ये कंडीशनल के लिए है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ऑर्डर स्टैट्स आपको बताया, अभी ऑर्डर स्टैट्स आगे आएगा ना, ज्वाइंट ऑर्डर स्टैट्स पूछ रहा है। ये तो हाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस में आ गया। जैसे ये है मान लीजिए अभी के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को कोवेरिएंस तो इजी है, तो मुझे लगता है कोवेरिएंस पहले बता देना चाहिए, तो आप इजीली निकाल पाएंगे, है ना। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ आगे का, मतलब तो ये क्वेश्चन थोड़े से आगे का है एक पार्ट, तो मैं पहले वही बता देता हूँ, ऐसे जानते भी होंगे आप लोग, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सर इसमें तो कोवेरेंस 0 होगा ना, देखते हैं। इंडिपेंडेंट। देखिए, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंस। अभी आपने मीन वेरिएंस पढ़ा है ना, सो यू हैव सीन मीन एंड वेरिएंसेस, ठीक है। जैसे सो पहले मैं कोवेरिएंस पे आता हूँ, फिर बात करते हैं ना। कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, या कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सो है ना, ऐसा है, मान लीजिए कि लेट, तो अभी लास्ट के क्लासों में x1 x2 लेके चल रहा था, तो अब उसी को मैं xy लेके चल रहा हूँ, जस्ट जो x1 x2 रैंडम वेक्टर था, सो नाउ राइटिंग इंस्टेड ऑफ x1 x2 अब मैं xy लिख रहा हूँ, ठीक है। सो लेट xy बी अ रैंडम वेक्टर, है ना, जहां पे ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा होगा। देन कोवेरिएंस, है ना, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, जिसका नोटेशन है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। इसका डेफिनेशन क्या है, कोवेरिएंस इज इक्वल टू क्या आता है डेफिनेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स हाँ इंटू। वो फॉर्मूला है, मेनली पहले ये आएगा। तो एक्सपेक्टेशन यस ऑफ सर। x माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई, और इसी को जब आप ओपन करेंगे, सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, आप इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई करो एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी पे, सो यू विल गेट, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। ये खुद तुम एक्सपेक्ट इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 4 टर्म आएगा, फिर उस पर एक्सपेक्टेशन लगाओ, फिर देखो क्या होता है, तो यही आएगा एट द एंड, है ना। तो ये है कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये तो आप, है ना, ये कैसे निकलेगा, तो ये ज्वाइंट
पीडीएफ या जॉइंट पीएमएफ से आएगा और ये मार्जिनल से आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर इस वाले क्वेश्चन में मुझे कोवेरिएंस निकालना होता, इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कैन यू फाइंड? इस क्वेश्चन में कोवेरिएंस निकालिए एक्स वाई के बीच का, मैं लिख देता हूं वहां पे। चलो इस क्वेश्चन को डेफिनेशन एक बार नोट कर लो, फिर हम इस पे आते हैं। ये एक बार नोट कर लो। सो द क्वेश्चन इज, हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लो अभी दूसरा क्वेश्चन है, वही है तो सेम ही क्वेश्चन। पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज 2 when 0 less than x less than y less than 1, 0 otherwise. So question is what is the covariance between x and y, ये आपसे पूछेगा। सो क्या करेंगे? सो अगर मुझे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है? सो वी नीड x इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। और हमने अभी फर्दर कंटिन्यू किया था कि ना, क्वेश्चन अभी फाइंड किया था ना कुछ देर पहले, तो हमने तो देखा ही था x का डिस्ट्रीब्यूशन, जो ई एक्स जो आया था हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। ई एक्स आया था 1/3 और ई वाई आया था 2/3। सही है जी, यहाँ पे लिखा था मैंने ई एक्स 1/3, ई वाई 2/3। ठीक है, हमें मेनली चाहिए ई ऑफ एक्स इंटू वाई। क्वेश्चन इज व्हाट इज ई ऑफ एक्स इंटू वाई। तो बाय डेफिनेशन x इंटू वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ, तो ज्वाइंट पीडीएफ कितना है 2 dx dy या dy dx, आपको जो ठीक लगे, तो भी dx dy। अब लिमिट ज्वाइंट के हिसाब से, तो x की इमीडिएट लिमिट कितनी है 0 to y, और y के लिए अब x का लिमिट हमने पुट कर दिया, तो x गायब हो जाएगा। नाउ यू टेक प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा 0 to 1। या आपको ऐसे समझना है तो आप ग्राफ बना के अपना ग्राफ बना के देख सकते हो कि इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। तो वैसे भी आप सोच सकते हो क्या होता है कि जैसे उस तरह से सोचोगे तो आएगा कि व्हेन यू टेक लिमिट ऑफ x, सो दिस इज x इज इक्वल टू 0, तो दिस कर्व इज x इज इक्वल टू 0, दिस कर्व इज x इज इक्वल टू y। तो यहाँ आएगा जब x की लिमिट लेना होता है तो हम x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये x बराबर 0 से x बराबर y, तो 0 टू y। अब इसका प्रोजेक्शन लो y एक्सिस पे, तो y तो यहाँ 1 है, तो y एक्सिस प्रोजेक्शन कितना आएगा 0 to 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके जरा बताइए मुझे कोई आंसर। और ये ऑलरेडी वी हैव है ना, तो ये मैंने फाइंड नहीं किया, हमें ऑलरेडी पता है। सॉल्व इट एंड टेल का आंसर क्या आएगा। So 1/4. सो 1/4 अगर आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिए, तब 1/4 माइनस 1/3 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2/9। अच्छा 1/4 छूट गया है ना, तो एलसीएम ले लो 36, तो 9 माइनस 8 1/36 आ गया। सो कोवेरिएंस इज एक्चुअली 1/36। ठीक है, देख लीजिए, सो 1/36 इज द कोवेरिएंस। ओके अच्छा, मैं अगर दूसरे तरीके से आपको बताता कि ठीक है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट देखो यहीं पे, इसी में आगे लिखते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। थ्योरम क्या है कि व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x। इसी में y की जगह x रख दो, देखो क्या बन जाएगा ये। वेरिएंस ऑफ एक्स। सर वेरिएंस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स के।
तो सेम रैंडम वेरिएबल के बीच का जो कोवेरिएंस है वो वेरिएंस के इक्वल आ जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो अगर हम कुछ और थ्योरम्स लिखे, जैसे पहला मान लीजिए कोवेरिएंस बिटवीन लेट्स से x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2, तो ये सिंपली हो जाता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 y1, कोवेरिएंस बिटवीन x1 y2, कोवेरिएंस बिटवीन x2 y1 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x2 y2। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे दूसरा अगर लिखूं मैं, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y यही आएगा जो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड e ऑफ y गिवन x आएगा। ठीक है, तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y एंड x, अब इसको ओपन करेंगे तो यही निकल के आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, इसको ओपन करके देखो, प्रूफ करना चाहो तो फॉर्मूले से ओपन करो इसको, तो क्या होगा चलो मैं इसको अगर प्रूव करना चाहूँ, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था कोवेरिएंस के लिए कि ई ऑफ एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू ई ऑफ वाई गिवन एक्स हो जाएगा माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, ये है। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो एक्स यहाँ गिवन है तो यू कैन शिफ्ट दिस एक्स इंटू इन साइड, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स माइनस ये हो गया ई एक्स, और ये ई ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखाया था एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, प्रूफ लिख दे रहा हूँ, मतलब आसान है ऐसे तो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और ये ई ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स, तो ई ऑफ एक्स वाई, तो यही आ गया। और देखो यहाँ से यही फॉर्मूला था कोवेरिएंस का, सो कोवेरिएंस एक्स वाई जो कि LHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मतलब ये है कोवेरिएंस इंटू एक्स वाई ये इक्वल आएगा। आगे थोड़े और अगर थ्योरम लिखे तो इसी सर प्रीवियस पे। हाँ, इसी थ्योरम को अगर हम कंटिन्यू करें, है ना, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कोवेरिएंस बिटवीन ई ऑफ एक्स गिवन वाई कॉमा वाई, तब भी सेम ही आएगा। सर हो गया। जैसे क्या होता है कोवेरिएंस बिटवीन x प्लस ए कॉमा वाई, तो ये आएगा कोवेरिएंस बिटवीन, या मान लो y प्लस बी कर दो, तो y प्लस बी, तो ये आएगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। कॉन्स्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा ना। इनफैक्ट अगर बात करें कोवेरिएंस बिटवीन x एंड सम कांस्टेंट, कितना आएगा ये, ओपन करके देखो, डेफिनेशन से ओपन करो, बताओ आंसर क्या आएगा। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड k इज अ कांस्टेंट, x इज एनी रैंडम वेरिएबल। फॉर्मूले से ओपन करो, ये फॉर्मूला लिखाया था ना, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ओपन करोगे क्या आंसर आएगा। सर 0। हाँ, तो ये हमेशा 0 आएगा। तो मतलब कोवेरिएंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोई कांस्टेंट आ जाए, इनमें से एक भी कोई कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट इग्नोर हो गया, इसी वजह से यहाँ पे ए बी गायब क्यों हो गया, इसी वजह से। सो इस तरह से है। बाकी मैं आपको बताऊं कि जैसे एक्स वाई कोई भी रैंडम वेरिएबल, जैसे आप जानते हैं ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये होता है ए टाइम ई एक्स प्लस बी टाइम ई वाई। सो इफ यू राइट वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, कितना आएगा सर ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई प्लस ए बी इन प्लस 2 इंटू ए बी बी स्क्वायर वेरिएंस वाई प्लस 2 इंटू ए बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इन जनरल ए बी को अगर 1 रख दोगे, है ना, इफ यू पुट ए एंड बी इक्वल टू 1, तो आपको वेरिएंस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना।
मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का, तो ये आएगा वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक है, फिर वैसे ही एक्स माइनस वाई होगा तो कहाँ डिफरेंस आएगा, बस लास्ट में, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई है तो ये होगा वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है यहाँ तक। तो ये कुछ कोवेरिएंस की स्टोरी थी, है ना, कि कोवेरिएंस का डेफिनेशन क्या है, दोनों रैंडम वेरिएबल इक्वल होगा तो वेरिएंस बन जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोवेरिएंसेस के, ठीक है, ये सब कुछ थ्योरम्स हैं वेरिएंस, और है ना यहाँ कोवेरिएंस लिखा हुआ जहाँ भी शॉर्ट में ना COV कोवेरिएंस, यहाँ COV कोवेरिएंस। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी था एंड दिस वाज डेफिनेशन कोवेरिएंस का। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अभी आपने बैकग्राउंड मैंने, क्योंकि यहाँ कोवेरिएंस वर्ड आया था तो मैंने पहले कोवेरिएंस आपको बता दिया, तो है ना, बाकी आगे आने वाला ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे इसलिए पहले बता दिया। आप लोग सिंपली ट्राई करके आंसर बताइए। तो अभी तक जितना पढ़ाया पिछले 4-5 क्लासों में तो आपको समझ आया होगा, एटलीस्ट इनको समझ आया उनको तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो ट्राई करके देखिए, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है देन समथिंग इज रॉन्ग, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन इज गेट नेट में, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी तो एग्जाम निकलेगा। ये गेट का PYQ है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर एक्सपेक्टेशन x 3 और 5 3/5। दोनों बताओ एक साथ, 52 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कैलकुलेट करो। 52 का क्या करेक्ट है, 53 में क्या करेक्ट है, ये बताओ सीधा। सब लोग ट्राई करो, जो ट्राई करेंगे वो कर पाएंगे इजीली। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप पेपर देखिए, एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये।
दोनों का वेरिएंस 3/5 वो एक्सपेक्टेशन। अच्छा, दोनों का 3/5 ही आ रहा, तो मतलब बी करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। बाकी लोग देखिए, एंड 54 भी ट्राई, 53 भी ट्राई कीजिए। सर 3 ऑप्शन बी। 53 का नहीं, यस 50, सर, 52 का 52 का, 52। हाँ ठीक है। सो 53 का ए आ रहा है। ओके, ए आ रहा है आपका, है ना ये? तो बाकी लोग चेक कीजिए, देखिए। सर ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, तो ए आ गया ना, मतलब ये ठीक है सबका? मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं मुझे? सॉल्व करूँ या हो गया? बाकी लोग बताओ भाई।
हो गया सर। हो गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये गेट का ही है ना, गेट पी वाई क्यू। ये तो लीनियर अलजेब्रा का आ रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा इसका? ये भी गेट का पी वाई क्यू ही है। जॉइंट पीडीएफ आपको दिया है एंड दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो वैसे हमने फॉर्मूला आपको हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, है ना, हमने ये लिखा था ना फॉर्मूला लास्ट टाइम कि जी ऑफ एक्स वाई जो होगा डबल इंटीग्रेशन जी एक्स वाई ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये इन जनरल फॉर्मूला होता है। अब आपको बस यहाँ जी एक्स वाई की जगह एक्स प्लस वाई है, सो यू नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये देखना है आपको। तो ये है फॉर्मूला जिसको आप यूज कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए।
सर 4 4 आया। यस सर। बाकी लोग कर पा रहे हैं? सिंपल है, बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, 2 पार्ट में इंटीग्रेट कर लो। सर इसका रीजन डिफाइन कर देना ग्राफ बना करके। हाँ तो रीजन में सर थोड़ी गड़बड़ी आ रही हाँ है। हाँ एग्जैक्टली, ग्राफ बना के, ये जैसे मान लो कोई- अब ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ बोल रहा है देखिए, एक है एक्स लेस देन वाई वाला और एक है एक्स मोर देन वाई वाला, है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो एक तो आपका सैंपल स्पेस ये है, अब देखेंगे सैंपल स्पेस ये है। अब इसने क्या किया, इस सैंपल स्पेस को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया है, तो बीच में एक लाइन बना दिया इसने, x इज इक्वल टू वाई का। अब यहाँ है x लेस देन वाई, यहाँ है y लेस देन x, तो किधर x लेस देन वाई किधर मोर देन वाई, इधर है x मोर देन वाई, इधर है x लेस देन वाई। अब कर लो आप इंटीग्रेट। तो एक बार क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। ये जो आप निकाल रहे हो e ऑफ x प्लस वाई, कुछ नहीं है, डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ। तो करस्पॉन्डिंग पीडीएफ चूज करना है। तो जैसे x लेस देन वाई जहाँ है तो ये वाला पीडीएफ लिखेंगे, तो जैसे मैं ऊपर वाले रीजन पे इंटीग्रेट करूँ तो ये लिखेंगे पीडीएफ, समझ रहे हो ना, ज्वाइंट पीडीएफ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वाला। तो ये जैसे हो जाएगा e की पावर माइनस वाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब क्या लेना चाहोगे रीजन आप देख लो, जैसे dx dy, तो अगर dx dy लिखोगे तो अभी मैं इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ जहाँ x लेस देन y है। सो इधर है x लेस देन y, ये जो रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ दिस इज x लेस देन y। तो यहाँ से आएगा ठीक है, तो ये वाला अच्छा रीजन। सर यहाँ पे हाँ सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो सर थोड़ा सिमेट्रिकल लग रहा है, तो पूरा एक पे डिफाइन करके 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख हाँ सकते हाँ उसको? हो जाएगा हो जाएगा, कि मतलब हाँ वो भी हो अच्छा जाएगा, वो आपको भी थोड़ा देखना है यहाँ पे, तो वैसा हो जाएगा। तो मतलब ये है ना, इसमें एक्स वाई को एक्सचेंज कर दोगे तो सेमी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, तो एक्सचेंजेबल ये रैंडम वेरिएबल है ना, ओके। हाँ तो ये सही यहाँ पे तो एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या आएगा, देखो किसी ऐसे पीडीएफ में जहाँ x को y y को x कर दो और सेम पीडीएफ बने तो उसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल, और वो उस केस में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो तो अभी के लिए मैं पहले वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिमिट लोगे, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा x की लिमिट पहले ले रहा हूँ, तो x की लिमिट होगी x बराबर 0, ये है x बराबर 0 और ये है x बराबर y। तो x की वैल्यू 0 टू y, और इस केस में अब y एक्सिस से प्रोजेक्शन देखो, तो ये तो अनबाउंडेड रीजन है ना, ये खत्म तो होगा नहीं कभी। सो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो ये हाफ पार्ट हो गया, प्लस जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है x प्लस वाई, अब नेक्स्ट हाफ पार्ट में ये पीडीएफ है e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई के। अब यहाँ मैं dy dx लिखूंगा, dy dx इसलिए लिखूंगा क्योंकि दोनों की लिमिट सिमेट्रिक आएगी, जो वो कह रहे हैं ना कि 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 टाइम हो जाएगा। तो देखो अभी, अब मुझे जो ब्लैक रीजन है उसमें लिमिट लेना है, इस वाले रीजन में, ठीक है ना। सो ये जो रीजन है इस रीजन में हमें अब लिमिट लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिमिट लोगे, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, तो मतलब ये चलता रहेगा, तो दिस विल नेवर एंड है ना। तो इसमें होगा क्या, अब आप पहले y की लिमिट ले रहे हो, तो एक लाइन ड्रॉ करोगे y के पैरेलल, तो ये है y बराबर 0 और ये है y बराबर x। सो y की वैल्यू 0 से x और फिर x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। अब देखोगे ध्यान से, दोनों एक ही इंटीग्रल है, इंटीग्रल इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो अगर यहाँ y की जगह x रख दो और x की जगह y रख दो, दोनों सेम ही है। मतलब अगर मैं यहाँ y को रिप्लेस कर दूँ x से तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिमिट में भी ऐसे ही चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये और वो सेम ही हो जाएगा।
तो जस्ट एक को इंटीग्रेट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें अगर एक्स वाई इंटरचेंज करोगे वही बन जाएगा ना, सेम बन जाएगा ना दोनों। तो कहने का मतलब है कि दोनों सेम ही इंटीग्रल है एक्चुअली। तो एक को इंटीग्रेट करो, डबल 2 टाइम कर दो, बस इंटीग्रेशन अब आता होगा तो सॉल्व कर लो। सर एक चीज और पूछनी थी कि इसमें अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं जो ये रीजन है पूरा, तो क्या बस एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के पूरा इंटीग्रेट कर सकते हैं? जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया है हम लोगों ने, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो तो सर सिमेट्रिकल है, तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के पूरे रीजन पे इंटीग्रेट किया नहीं जा नहीं सकता है? नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग पीडीएफ तो अलग अलग है ना। इस रीजन पे ऐसा है, उस रीजन, पूरे रीजन पे क्या मतलब, पूरे रीजन पे नहीं, वैसे आंसर 1 आ जाएगा अगर आप वैसे सोचेंगे तो। अच्छा ये सर वो 1 आ जाएगा। तो उससे फिर जरूरी ना, मे बी उसमें 1 या हाफ आएगा, वो देखना पड़ेगा आपको, तो आधा पार्ट है ना वो, तो मे बी 1 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा एक्सपेक्टेशन। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना है, मतलब वो तो पीडीएफ को करेंगे तब 1 आएगा, ऐसे यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं, वही आएगा। सी अब इंटीग्रेशन कर पाओगे आप लोग? पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर लो उसको और पार्ट्स में। थोड़े इंटीग्रेशन हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, बट हो जाएगा। कर पाओगे या मैं सॉल्व करूँ? देखो, एक इंटीग्रल सॉल्व करो, 2 टाइम कर दो, दोनों का सेम आंसर आएगा। तुम्हें अगर चेक करना हो तो अलग अलग इंटीग्रेट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये है, बताओ भाई, आगे बढ़ूं? मतलब है ना, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करके देखो, नहीं हो रहा तो फिर पूछो। ये देखो, जैसे ये पूछ रहा आपसे, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों एक तो ज्वाइंट वाला है और एक आपका डिस्क्रीट का है। तो वैसे तो देख लो, कर लोगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व? बताओ। पहले वाले का आंसर बताओ। कह रहा है एक्स वाई विद द ज्वाइंट पीडीएफ ये है, तो एफ वाई डिनोट द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई। तो जो भी फंक्शन आएगी उस फंक्शन में वाई को 1/2 रख देना, बोल रहा है क्या वैल्यू देगा वो। तो पहले आपको मार्जिनल पीडीएफ निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, एंड देन जो भी आंसर आएगा उस फंक्शन में वाई को हटा के हाफ रख देना है, ताकि नंबर आंसर आ जाए, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल टाइप बनाया है, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये है दूसरा वाला, आपने तो किया ही होगा इस तरह से, है ना, ये हम पहले ही कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। क्विकली आंसर बताओ दोनों का, सॉल्व करके देखो। सर 1 आ रहा है। बना रहा है? किसका आंसर बना रहा है, पहले वाले का? ओके। यस सर। हाँ तो सिंपल है ना, क्योंकि इसमें देखते हैं, देखो एक बार ये दूसरे का भी बताओ, दूसरा विजिबल है ना। तो हमें चाहिए पीडीएफ ऑफ वाई, तो मतलब ज्वाइंट 2 जो है उसको इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स की लिमिट तो ऐसे खुद ही बता रखा है इसने कि 0 से 1 माइनस वाई होगा। बाकी ग्राफ बना सकते हो, है ना, तो ग्राफ बना के थोड़ा क्लियरली दिख जाता है। तो x बराबर 0 एंड x बराबर दिस,
तो ये आ जाएगा x बराबर, है ना, जब भी इनइक्वालिटी इक्वालिटी का x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, सो x बराबर 0 और ये है x प्लस वाई बराबर 1, y बराबर 0 to 1, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट आप ग्राफ बना के श्योर हो सकते हो कि ओके ऐसे ही है। अब आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, x बराबर 0 से 1 माइनस वाई, है ना, तो 0 से 1 माइनस वाई, तो ये सिंपली आ गया 2 टाइम 1 माइनस वाई, y बिटवीन 0 एंड 1। अब इसने कहा है कुछ नहीं, y की जगह हाफ रख दो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो y को जो ही हाफ रखो 1 माइनस हाफ, हाफ हाफ इंटू 2 1, तो आंसर 1 आ गया इसका। इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ये जस्ट एक फंक्शन आया, उसमें पुट करके तुम्हें नंबर बताने हैं क्या आएगा। सर ओके ओके। ये बस है कि एक फंक्शन आया, उस फंक्शन में तुमने हाफ रख दिया, तो वो फंक्शन क्या नंबर दे रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बनाने के लिए इसने ऐसा कर दिया। इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि वैसा होगा, बस ये है कि हाँ उस फंक्शन की x बराबर 1/2 पे हाइट देख सकते हो, हाइट क्या है ग्राफ बनाओगे तो, है ना, इसका अगर ग्राफ बनाओ तो तुम्हें हाइट दिख जाएगी कि उस फंक्शन x को y को स्मॉल y को हाफ रखने फंक्शन की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, बस इतना देख सकते हो, वही 1 है। ये तो तुमने पहले ही कर रखा है, क्या होता है CDF, ये तो हमने है ना पढ़ रखा है ना, CDF एट हाफ माइनस CDF एट हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो करने की जरूरत तो है नहीं, CDF एट हाफ तो यहाँ रख दो, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हाफ ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हाफ रहेगा, एंड हाफ पे क्या होगा, हाफ प्लस 1, 3/2/2, 3/4, 3/4 माइनस 1/2, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो ये तो पहले भी कर रखा होगा, देखो आगे। सर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेंज होगा इसमें एक्स नहीं, एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रेंज में ओनली एक्स होगा। जी, क्योंकि मार्जिनल है, मार्जिनल मतलब अलोन, तो वाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना पीडीएफ में ना सपोर्ट में, तो अलोन, ओके तो ओके। उसमें सिर्फ मार्जिनल में एक्स आएगा, वाई नहीं, ज्वाइंट या उसमें कंडीशनल में आएगा बट मार्जिनल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है रिग्रेशन सरफेस ऑफ एक्स ऑन वाई, तो चलिए डायरेक्टली आपसे ई ऑफ एक्स गिवन वाई जेड पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन में अगर आप बताऊं मैं आपको, तो ये क्या पूछ रहा है, अगर ऐसे तो है ना, रिग्रेशन सरफेस ऑफ एक्स ऑन वाई वाई जेड, तो एक्सपेक्टेशन सर ऑफ एक्सपेक्टेशन यस सर। ऑफ एक्स गिवन वाई जेड पूछ रहा है, ठीक है ना, दोनों गिवन है। तो मैं डायरेक्टली ये ना पूछ के आपसे अगर ऐसा पूछूं इस क्वेश्चन में, सो कैन यू कैलकुलेट, मतलब ये जो पूछा है यही चीज़ मैं दूसरे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता हूँ, ये घुमा के पूछा है, तो जब आप रिग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको आएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसमें है ना, मैं अगर पूछूँ आपसे, तो ये आपसे पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड इज स्मॉल जेड। तो अभी के लिए मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ सो दैट आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे एक्स वाई मान लो अभी के लिए, है ना, वाई क्या है 0 से 1 में है तो हाफ ले लो, जेड क्या है हाफ ले लो, तो ये क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निकाल पाओगे। तो इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। कोशिश करो, अब ये 3 वेरिएबल में आ गया ना, ये एक रैंडम वेक्टर है साइज 3 का, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, है ना, ये तो हाफ हाफ बाद में रख देंगे, तो पहले मुझे चाहिए जो ये फॉर्मूला होगा एक्स, सर एक ये बता दो। हाँ हाँ जोर से बोलो। पहले आप ये क्वांटिटी फाइंड करो, तो ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए इसका है x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन वाई जेड, एक्स गिवन वाई जेड डी एक्स, एक्स का जो भी सपोर्ट होगा, जैसे यहाँ 0 से 1 है, सो ये निकालना है आपको।
तो इसका डेफिनेशन ये हुआ, इसका जो डेफिनेशन है ये है। अब मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, सो नाउ वी नीड दिस, है ना। अब ये चाहिए, इसका क्या मतलब है, सो हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी, तो यू नो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड का जॉइंट अपॉन गिवन का मार्जिनल, लेकिन तो दो गिवन है तो दोनों का जॉइंट डिवाइड कर देंगे, तो मुझे इससे डिवाइड करना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग। जो जो गिवन है वही से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ गिवन वाई जेड है तो वाई जेड के जॉइंट से डिवाइड करेंगे। कैन यू फाइंड दिस? अब ये कैसे आएगा, तो ये भी आप जानते हो हाउ टू फाइंड। जो डिनोमिनेटर है एफ ऑफ वाई जेड कैसे आएगा, तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड, इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये लाने के लिए, एक्स के, है ना। y जिसको हटाना है, किसको हटाना है, एक्स को हटाना है ना, तो जिसको हटाना है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो यहाँ वाई जेड रखना है ना, एक्स को हटाना है, तो जो भी एक्स की लिमिट 0 से 1 ये करो। चलो अब तो मैं सब कुछ हिंट दे दिया, अब ट्राई करके देखो तुम लोग। दिस इज अ हिंट। पहले ये निकालो फिर ये आएगा ऑर्डर में, है ना। फर्स्ट यू फाइंड दिस देन दिस, है ना। तो पहले आप ये निकालो फिर उसके बाद ये आ जाएगा। तो 1 by 1 यूनिट टू कैलकुलेट, तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से स्टार्ट करो। पहले ये निकलेगा, इसके हेल्प से ये निकलेगा, इसके हेल्प से ये निकलेगा, इसके हेल्प से ये आ जाएगा। ये गेट का ही क्वेश्चन है, गेट 2022 का, ठीक है। सर 5/9। अच्छा कर लोगे बाकी लोग, हो जाएगा ना। यू फाइंड दिस फर्स्ट, देन ये निकालो, देन यहाँ पुट करो, देन ये आ जाए जैसे ये बता रहे हैं 5/9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, और कहीं डिफिकल्टी है तो बताओ। तो इसे मेनली इसमें क्या कर रखा है, यहाँ ऑप्शन में जैसे वाई जेड 1/3 दे रखा है, तो पूछ रहा है एक्स क्या आएगा। अगर मान लो मैंने 1/2 दे दिया ना, तो अगर 1/3 देता तो ये एक्स की वैल्यू आती जो आपने निकाले हैं। अगर मैं 2/3 देता आपको जो वाई जेड की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 6/7 आती, मतलब ई ऑफ एक्स जो हमने निकाले हैं वो ये आती। ये पढ़ेंगे, रिग्रेशन सरफेस है ना। तो
जैसे रिग्रेशन लाइन क्या होता है, एक्स ऑन वाई, ई ऑफ एक्स गिवन वाई ना, तो वैसे ही रिग्रेशन सरफेस है वैसे ही। तो ये गेट 2023 का है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, आपसे पूछ रहा है कि चलो नंबर तो आ ही जाएगा, तुम ये खुद बताओ, सॉल्व करके बताओ क्या नंबर आएगा। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज में जाएंगे। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। ये ट्राई कीजिए सब लोग। है ना, अभी मान लो चलो न्यूमेरिकल आंसर टाइप लेट से। सर ए। अच्छा ए ही आ गया, ठीक है जी। तो इसमें बोल रहा है ई ऑफ एक्स गिवन वाई नॉट हाफ है, तो बताओ वाई नॉट क्या आएगा। तो पहले तो ई ऑफ एक्स गिवन वाई नॉट निकाल लो, है ना, बाद में तो हाफ रख देंगे। सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई नॉट हैज डेफिनेशन एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ वाई। पहले वो निकाल लो, सो है ना, ये बाद में पुट करना, यू जस्ट फाइंड वाई, एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई एक्स गिवन वाई डी एक्स। और y अगर गिवन होगा तो यहाँ पे x की लिमिट होगी 0 to y, ठीक है। फर्दर क्या करना पड़ेगा, तो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट ये मतलब ये है ना x इंटू, तो ये हो जाएगा ज्वाइंट, सो x इंटू ज्वाइंट पी डी एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल ऑफ y। इसको इंटीग्रेट करो x 0 से y में, देखो क्या आता है। सो दिस विल बी फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ y आएगा जिसको हाफ रख देना है। सो दिस विल बी फंक्शन ऑफ y एंड देन यू हैव टू पुट इट हाफ, तो उस खुद ही y आ जाएगा। वही y जो है y नॉट है। तो मार्जिनल निकाल लो पहले, तो y का जो मार्जिनल आएगा यहाँ से, मार्जिनल ऑफ y 8xy को इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो 0 से y। सो इसमें लाइक 4y बाहर कर लो, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि सॉरी 2x का एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 4y³ आ गया मार्जिनल ऑफ y, देख लो, एंड वाई 0, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो इंटीग्रेशन 0 to y x टाइम ज्वाइंट इज 8xy, मार्जिनल इज 4y³ dx। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो जो भी आएगा उसको हाफ रख देना, यहाँ से सॉल्व करो, यू इंटीग्रेट दिस एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको हाफ के इक्वल रख दो, तो उससे इजीली आपका वाई नॉट आ जाएगा।
3/4। ठीक है ना? ओके, तो सही आ रहा है सबका। तो जो भी आंसर आएगा यू पुट इट हाफ एंड देन यू फाइंड वाई। ओके, तो ठीक है। ये देखो, ये भी, ये ज्वाइंट पीएमएफ के डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनाया गया है ना? दिस क्वेश्चन वाज मेड ऑन ज्वाइंट पीएमएफ का जो डेफिनेशन है उस पे है। बोल रहा है ये ज्वाइंट पीएमएफ है, तो बताओ सी क्या होगा। देखो, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट पीएमएफ। एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ दिस, ये क्लास में भी मैंने लिखा था, आपको याद होगा। सो वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सेम क्लास में भी लिखे थे, बस यहाँ +2 कर दिया मैंने। वहाँ ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए थे, जब ज्वाइंट पीएमएफ स्टार्ट किया था उसका पहला क्वेश्चन ही मैंने ये लिखे थे, सेम क्वेश्चन। तो वहाँ मैंने सपोर्ट 1 से स्टार्ट किया था, तो ये +2 नहीं था वहाँ पे। आप चेक कर, जो क्लास नोट देखते हैं उनको पता होगा, चेक कीजिए। और ये गेट 2023 का क्वेश्चन है ना? मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू में ये था सी बताओ, तो इसमें जो पूछ रहा था ना, ये पूछा था सी क्या है एक्चुअली। 4 ऑप्शन आपने देखे ही, वहाँ सी के वैल्यूज हैं, 4 ऑप्शन में सी के 4 वैल्यूज दे रखा है। तो क्वेश्चन इज, वन आ रहा है। C1 आ रहा है। देखिए बाकी लोग, बट एक्स वाई इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना? 1 ऑप्शन में था, 1 ऑप्शन में है ही नहीं। देखो दीज आर द ऑप्शंस, तो मैं पूरा क्वेश्चन चलो बुला लेता हूँ। सो फुल क्वेश्चन ये है, आप ये ट्राई करो। ठीक है ना? तो यहाँ पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ गया ना। तो दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सर डी आ रहा है। ओके, तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया ये कंडीशन देके, है ना? ये अगर एक्स वाई इक्वल नहीं होगा, so जनरली व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, टोटल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे है टोटल समेसन c अपॉन 2 की पावर x, अलग अलग कर देता हूँ, 2 की पावर y, 2 की पावर 2। x की वैल्यू होगी 0 से इन्फिनिटी, y की वैल्यू होगी 0 से इन्फिनिटी, बट रेस्ट्रिक्शन इज x मस्ट बी नॉट इक्वल टू y, तब जाके ये 1 आएगा। हमने अलग अलग कर दिया पावर को, जस्ट ये है, बट x नॉट इक्वल टू y होने चाहिए।
तो क्वेश्चन है अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो ये समेसन क्या आएगा, 1/2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, 2 की पावर 2 है, x इक्वल टू वाई है और ये 0 से इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, तो इस पे क्या आंसर देगा। सो लाइक ये ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, x को दोनों को 0 0 रख दो, तो इट्स लाइक या तो एक साथ रखना, एक साथ कर लो, जैसे अभी पावर में सेपरेट नहीं करना तो वैसे ही लिख लो, जैसे ये c अपॉन 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 2 है ना, तो c तो चलो बाहर रख दोगे, दोनों को 0 रख दो, सो 1/2 स्क्वायर, दोनों को 1 रखो तो 2 की पावर 4, दोनों को 2 रखो, ठीक है, सो 1/6, दोनों को अगर 1 0 1 2 3 रखोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 8 एंड दिस विल कीप ऑन, तो ये कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, सो a इज 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है, 1/2 स्क्वायर का ही चल रहा है, so this will give you c टाइम 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, 3/4 कट गया ये, तो यहाँ से आ गया c अपॉन 3 एक्चुअली, ठीक है, तो ये है c अपॉन 3, ये c अपॉन 3 कब है, व्हेन x इज इक्वल टू वाई, तो इसको घटाना पड़ेगा, मतलब अब आप देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा फ्रीली x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी c अपॉन 2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर 2, y from 0 to हाँ y फ्रॉम, y यस from 0. यस यस, इसमें से हटा दो c/3, दिस इज इक्वल टू 1 नाउ, ये क्यों हटा दिया, इसने कहा था ना x इक्वल टू वाई नहीं है, तो मैंने कहा चलो x इक्वल टू वाई रख देते हैं तो क्या होगा, तो इसको मैंने x नॉट इक्वल टू वाई वाले को बाहर कर दिया, अब पूरा 0 से ले लिया और ये कंडीशन रेस्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी घटा दी हमने, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू वाई लिया है ना, ये कैलकुलेट की x इक्वल टू वाई एंड इट स्टार्टेड विद 0 टू इन्फिनिटी, या आप ऐसे समझ सकते हो y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एंड x इज इक्वल टू वाई, यहाँ जो मैंने किया है व्हाट आई डिड, this summation is x from 0 से infinity, y from 0 से infinity and the over x is equal to y, तो दोनों इक्वल है, तो जब भी रखा 0 0 x y को, फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन, तो वैसा हो गया, तब c/3 आया, और इक्वल नहीं होगा तो टोटल में से घटाना पड़ेगा ना, तो नॉट इक्वल टू था तो ये इक्वल होगा टोटल माइनस इक्वल वाला केस, तो ये बचा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो अब जो आप कर रहे थे ना वो करो, c कॉमन ले लो, तो 1/2 की पावर x, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कितना आता है, तो ये 1 आता होगा ना, 0 से इन्फिनिटी, यस सर 1 आता है, तो ये 1 आएगा एक्चुअली, तो c माइनस c/3 मतलब c इंटू 1 आएगा, यहाँ पे जो बाकी बचे होंगे ना वो 1 आएगा, चेक करो, तो माइनस c/3 इज 1, तो यहाँ से हो गया 2/3 c इज 1, तो c इज 3/2, ठीक है, और ड्यू टू दिस कंडीशन ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो तो डिपेंड कर गया ना, अगर मैंने x की वैल्यू 1 दे दी तो गारंटी है कि y ये 1 नहीं होगी, हो गया ऐसा है ना, तो डिपेंड कर गया एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट कब होता है, जब सपोर्ट में एक दूसरे का कोई इंटरफेरेंस ना हो और जो जॉइंट पीएमएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ हो, तो यहाँ ठीक है प्रोडक्ट में तो आप लिख दोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो इंटरफेरेंस है ना एक दूसरे में, मतलब डिपेंड कर रहा है तभी तो, जैसे x1 है तो y1 नहीं हो सकता, x2 है तो y कैन नॉट बी 2, x3 तो y कैन नॉट बी 3, सो डिपेंड्स ऑन ईच अदर, अगर फ्री होता कि x कुछ भी है y को कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है तब इंडिपेंडेंट होता, तो ड्यू टू दिस कंडीशन ये इंडिपेंडेंट, या आप चाहो तो मार्जिनल निकाल के देख लो, यू फाइंड द मार्जिनल्स एंड देन यू सी इक्वल नहीं आएगा, सर इसका मार्जिनल कैसे निकालेंगे, उसमें सपोर्ट क्या रहेगा, हाँ अब वो सोचना पड़ेगा आपको, तो x और y इक्वल नहीं होंगे तो उसके लिए कैसे सोचेंगे हम, ज्वाइंट तो ठीक है, सर c इंटू 1 कैसे आया बता दीजिए, सॉल्व करो। ये आप अलग अलग कर लीजिए, जैसे c इंटू 1 कैसे आया, तो उसके लिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है c अपॉन 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 2 डबल समेसन x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी
y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो चलो c तो हमने बाहर कर लिया, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। समेसन 1/2 की पावर x प्लस 1, समेसन 1/2 की पावर y प्लस 1, y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर ऐसे सेपरेट कभी भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी एक दूसरे से फ्री है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी रेस्ट्रिक्शन को तो मैंने हटाए हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन था इसी को तो मैं बाहर किया 3/3। अब कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चेक कीजिए क्या होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, अब ये बताओ कि ये कैलकुलेट होगा कितना आएगा। ये भी 1 आएगा और वो भी 1 आएगा, दोनों 1 आएगा, तो सी हो जाएगा। सो मार्जिनल कैसे निकालेंगे, जब डिफरेंट है हमें उसको वो बताना है। क्योंकि तो डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट में मार्जिनल तो निकलता ही है ना। तो व्हाट विल बी, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो x को छोड़ के। तो x बराबर y वाले को बाहर करना पड़ेगा फिर से, तो 1/3 को फिर बाहर करना पड़ेगा। नहीं मैं उसको छोड़ो, मार्जिनल निकालना मुश्किल काम है, अभी रहें तो इसको। सो मेनली है ना, जो यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ये इज ट्रू दे रखा है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, 47 है ना। तो ये यहाँ पे ये करेक्ट है, ये और ये रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्जिन में आपको सोचना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी है ना, थोड़े से। बट अभी के लिए सी निकालना था तो हमने ये देख लिया। और तो मार्जिनल क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, वो तो डिपेंड जस्ट एक्स है ना, एक्स यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। सपोर्ट में मैंने कहा था सपोर्ट में भी फ्री होने चाहिए और वैसे भी फ्री होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए फंक्शन उसका। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखो। तो जितना हमने थ्योरी अभी तक मैं ज्वाइंट का कराया हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आएगा एग्जाम में क्या आ रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए जरूरी है भी कि नहीं है ना, ये समझ आएगा ना। क्या हो गया भाई, वापस आ गए क्या यहाँ पे हम? ये देखो, तो ये कह रहा है, सॉल्व कर पाओगे? अब ये इज आर करेक्ट आ गया। ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है।
हो जाएगा भाई। चलो ये कर लेना होमवर्क अभी के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं उस पीडीएफ में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अभी हमने कोवेरियंस डिस्कस किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बाकी ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, तो जो नहीं होगा वो डाउट में पूछो क्लास सर में। वो प्रीवियस स्लाइड में वन टाइम। हाँ सर इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, ओके, इसका ऑप्शन चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस रूट 3x लेस देन वाई लेस देन रूट 3x। नहीं नहीं, वैसे थोड़ी, वही तो इक्वल लगा हुआ है। हमने तुम्हें कल एक थ्योरम लिखाया था कि y इज इक्वल टू जी एक्स होगा, एंड इफ जी एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, तो ये जीरो ही आएगी। ये कर्व के ओके अलोंग तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, दे आर आस्किंग प्रोबेबिलिटी अलोंग कर्व, ठीक है। y तो पॉजिटिव होगा, एक मिनट, यहाँ मुझे ग्राफ किसका बनाना है, वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर ना, तो यस एक्स सर। के अलोंग सही था ग्राफ, सही है ना। पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। तो ओके सर। तो इसमें किसी भी कर्व के अलोंग 2D में एरिया हमेशा जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, कहने मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी। ये जब कोई रीजन होता है तो उस रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं, इस पे इंटीग्रेट करोगे जीरो ही आएगा, सो इट विल गिव यू जीरो। ठीक है, बाकी चेक ओके करो। सर। पहला ओके है। तो क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन जी, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई रूट ओवर है ना, वेरिएंस तो ऑफ इट इज डिनोटेड बाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई। तो इसका नोटेशन में रो लिखते हैं, रो एक्स वाई, जनरली रो लिखेंगे। तो ये होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर डेफिनेशन वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, यही ना, वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये है ना, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। और अगर वेरिएंस एक्स को सिग्मा स्क्वायर एक्स लिख दें, यहाँ सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिंपल है। सो ये जो रो है ना, रो एक्स वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई, उसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो जाएगा, अगर यहीं से हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मान लो रो बराबर दिस, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज रो इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जस्ट रो, या तो रो एक्स वाई लिख सकते हो इंटू दिस। तो कोवेरिएंस को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इस तरह से कई बार लिखा रहता है। जैसे मैं अभी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई लिख रहा था ना, तो जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप देखो बुक में ऐसा लिखा हो सकता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर टू रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यही चीज़ है, वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस टू टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, है ना, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। सो बात वही है, कोवेरिएंस को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ रो जो है, रो एक्स वाई लिखो या जस्ट रो लिखोगे तब भी वही मतलब है। तो रो इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये आ जाएगा। कोवेरिएंस का रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ माइनस वन कोवेरिएंस। से प्लस। तो थ्योरम है कि ये जो रो एक्स वाई है ये हमेशा -1 और 1 के बीच होगा। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर रो एक्स वाई 1 है, इसका क्या मतलब है, और अगर रो एक्स वाई -1 है तो इसका क्या मतलब है। सर प्लस वन होगा तो कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू वेरिएंस एक्स वेरिएंस रूट ओवर वेरिएंस। ऐसा होगा नहीं, प्लस वन है मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या और मतलब है, माइनस पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो 1/2 पे भी हो जाएगा, अगर रो को 1/2 रख देंगे तब भी मतलब
परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब एक में जितना इंक्रीमेंट होगा एक्स में उतना वाई में भी सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट। सो मैथमेटिकली ये मतलब होगा कि जो y होगा एक्चुअली y विल बी लीनियरली रिलेटेड। सो ax प्लस, सो y इज इक्वल टू ऐसा होगा ax प्लस b फॉर सम a पॉजिटिव एंड b रियल नंबर, और यहाँ होगा y इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम a नेगेटिव एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है। बुक में इसको ऐसा लिखता है, इसी को आप देखोगे बुक में क्या करता है, तो यहाँ लिखा होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ax प्लस b इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये y इज, तो ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी जॉइंट से आया है, ये कहना चाह रहा है कि y बराबर ax प्लस b होगा हमेशा करेस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाएगा ये। सो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस, है ना, फॉर सम, ऐसा भी लिखा होगा बुक में। सर कोवेरियंस का रेंज, कोवेरियंस को उसको वो कर लो यहाँ से, यहाँ से देखो ये यही तो रो है ना, तो ये -1 से 1 में है, तो इसको ब्रेक कर लो, क्या आ जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि रो की वैल्यू रो एक्स वाई होती है -1 से 1 में, तो यही है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये -1 से 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से लेके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तक, यही ना, ये हो जाएगा। तो ये कोवेरियंस का रेंज है। सर प्रीवियस पेज में जाएंगे। जी जी जी, ठीक है, ये देख लो, ये आ जाएगा। हाँ, सर ये प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 1 मतलब क्या सर? हाँ ये इसका मतलब है, ये लिखने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग टू ऑल आउटकम, ना, इसलिए मैं ये लिखा नहीं क्योंकि इसमें जनरली इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी दोज ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, मान लो प्रोबेबिलिटी दोज ओमेगा, तो वैसे तुम्हें लगेगा कि रैंडम वेरिएबल डिस्टेंस में तो 0 होना चाहिए कंटिन्यूअस में, है ना, तो इसलिए ये लिखते नहीं हम, मतलब छोड़ो अभी कन्फ्यूजन क्यों टाइम इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो तुम्हें बुक में वैसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि y इज श्योरली ax प्लस b, ये कहने का मतलब वहाँ पे है फॉर सम a पॉजिटिव एंड b रियल नंबर, मतलब जितने भी सैंपल स्पेस के आउटकम है ना वो इसको फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये होता है ना, क्या बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पे कि y ओमेगा इज a टाइम x ओमेगा प्लस b, ओमेगा क्या है सैंपल के, तो हर एलिमेंट इसको फॉलो करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो जाएगी, वैसा कहना चाह रहा है। तो इसको छोड़ो, अभी ये समझो, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और आगे क्या है, अच्छा इंडिपेंडेंस का कोवेरियंस या कोरिलेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरियंस 0 होगा। so let x and y are independent random variable, है ना, देन जो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई वो होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ऐसे रैंडम वेरिएबल मिल जाएंगे, ऐसे है जहाँ पे कोवेरियंस 0 होता है बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होने की गारंटी है, कोवेरियंस 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, वन वे है मतलब ये। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखे कि अगर कोवेरियंस 0 नहीं हुआ, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो अगर कोवेरियंस 0 नहीं हुआ तो ये ज़रूर गारंटी देगा कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसी स्टेटमेंट को, मतलब एक ही थ्योरम है, दो तरीके से लिखा गया है, ये दोनों थ्योरम ऐसे देखोगे तो एक ही चीज़ कह रहा है, ठीक है। p इम्प्लाइज q एंड नॉट q इम्प्लाइज नॉट p आर द सेम स्टेटमेंट, जस्ट इसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव ऑन ईच अदर, तो दोनों का ट्रूथ टेबल सेम रहता है। सो ठीक है ना, सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 है, कोवेरियंस 0 है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोवेरियंस अगर नॉन जीरो है तो गारंटी है इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन कोवेरियंस 0 हुआ तो कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। और बाकी जैसे वो तो देखा ही आपने कि जैसे यहाँ पे लिखूँ, अगर थ्योरम क्या है, जस्ट रिमार्क है कि जैसे कोवेरियंस एक्स वाई 0,
तो ये हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, और इफ एंड ओनली इफ ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, मतलब ये तो ऑब्वियस एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा। तो मतलब इस चीज़ को आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना, कोवेरियंस एक्स वाई 0 का मतलब है रो 0, इसका मतलब वो, तो इससे रिलेट कर लो उसके साथ। तो फिर से ही कहना है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा तो रो 0 होगा, इफ रो इज 0 इट डज नॉट गारंटी एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, या एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन ई एक्स वाई ई एक्स ई वाई होगा, बट इफ ई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई डज नॉट गारंटी एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो यूज़ होंगे, तो भी क्वेश्चंस और अगले क्लास में देखेंगे, भी टाइम है कि हो गया है, तो ठीक है, एक बार देख लो क्या डिस्कस किया आज हमने, तो अभी अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, तो मेनली अभी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफाइन किया है, कोवेरियंस भी अलग से लिखा है, अलग से नहीं लिखा ना, इंडिपेंडेंस तो देख ही लिया। तो कल मैं बाकी डिस्कस करते, ये प्रोडक्ट मोमेंट और ये सब तो हमने देखा ही है, एक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आज डिस्कस कर रहे थे, तो ये वही है, प्रोडक्ट मोमेंट क्या है, ई ऑफ एक्स इंटू वाई, मोमेंट्स यू ऑलरेडी नो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ई ऑफ एक्स की पावर एन जो है nth मोमेंट है, रॉ मोमेंट, सेंटर मोमेंट इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले क्लास में डिफाइन करता हूँ, ये मोमेंट्स डिफाइन कर लेंगे, बहुत कॉमन टर्म है ये, मोमेंट्स हो गया, प्रोडक्ट मोमेंट क्या है, ई ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह से ये अभी डिफाइन किया है। जॉइंट एम जी एफ इंडिपेंडेंस डिफाइन कर चुके हैं, तो जॉइंट एम जी एफ रह गया, फिर फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 बाई 1 होगा। ठीक है, तो कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ से लेके ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हो गया, लेकिन वो जॉइंट एमजीएफ के थ्रू भी आ जाएगा, तो ये दोबारा आ जाएगा ना, तो ये अभी डिस्कस करते हैं कल ये वाला सर पार्ट। जो आपने स्टार्टिंग में बताया था वो टोटल एक्सपेक्टेशन था, स्टार्टिंग में जो बताया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स। नहीं वो डबल एक्सपेक्टेशन होता है, टोटल एक्सपेक्टेशन नहीं, वो अलग है। अच्छा, उसको हम खोल सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप ओपन करेंगे तो टोटल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सो तो फिर उसको खोला जाता है मार्जिनल और कंडीशनल के रिस्पेक्ट में। हाँ उसको ओपन कर सकते हैं ना इजीली, जैसे वो क्या है एक्चुअली, जैसे आप अगर ऐसे सोचो ई ऑफ एक्स गिवन वाई, तो हमने ये कहा है कि दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ वाई, तो ये कुछ ऐसा है ई ऑफ जी इंटू वाई, इसको कैसे खोलते हो आप, इसका क्या फॉर्मूला है, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन और कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन, तो बताओ इसको कैसे खोलो, अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन जी वाई इंटू पी डी एफ ऑफ वाई, यही है डी वाई। यस सर, मार्जिनल के वाई के टर्म्स में। हाँ मार्जिनल वाई के टर्म में, और अगर ये डिस्क्रीट होता तो यही चीज़ अगर डिस्क्रीट हुआ तो ये खुलेगा समेशन जी वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। अब वापस रख दो जी वाई, जहाँ पे जी है उसको वापस रख दो, तो वापस रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इज समथिंग लाइक इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू पी डी एफ ऑफ वाई डी वाई, ये टोटल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये किसके इक्वल आएगा, ई ऑफ एक्स गिवन वाई, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, इसलिए डिस्क्रीट में इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो एक्चुअल में है दिस इज एक्चुअली क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया समेसन जी वाई, क्या हो गया वहाँ से ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, और ये है प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू वाई, और जो भी समेसन वाई की वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ई एक्स के, तो ये टोटल एक्सपेक्टेशन बनता है, टोटल प्रोबेबिलिटी था ना, तो वैसे ही टोटल एक्सपेक्टेशन का फॉर्म बनेगा। सर डबल एक्सपेक्टेशन इसके वो जो एक्स है रिप्लेस जी ऑफ एक्स देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने आज पहली क्लास में यही चीज़ समझाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई किसका फंक्शन होगा, देखो मैं आज पहले क्लास में यही चीज़ लिख रहा था, यहाँ से आंसर देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई किसका फंक्शन आया है, जी ऑफ वाई ओके। वही लिखा ना मैंने वहाँ पे, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ यहाँ देखो, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स सम एच ऑफ एक्स है, सो वाई गिवन ओके एक्स सर। सम फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, तो वैसे ही इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को,
इसी चीज़ को हम, है ना, आपको याद होगा जैसे जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है वैसे ही लिखते हैं ना, इसमें ये तो ई एक्स लिखा गया है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो वो भी ऐसे ही आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो हम लोग कैसे लिख रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी में, यहाँ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, तो मैं इसके बेस पे ही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, यही होता है ना, आई की जो भी वैल्यू है ना, 1 से इन्फिनिटी या जो भी आप ले लो 1 से n जितने इवेंट है। तो ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसके बेस पे ही बना थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। तो ये दोनों Okay, के, सो दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, लाइक द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उस तरीके से। सर रो निकालेंगे एक्स और के बीच में, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा ना किसमें सर? रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर एक्स और कोई कांस्टेंट के बीच में अगर लेते हैं तो कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, और नीचे सिग्मा जो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। किसमें नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सर, रो का वैल्यू अगर निकालेंगे कोई भी एक्स और किसी कांस्टेंट के बीच में, तो सर वो कोवेरिएंस तो 0 है और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट भी 0 है, जी तो 0/0 हो जाएगा जी, क्योंकि वो फिक्स है तो 0/0 हो जाएगा। हाँ, तो उसमें कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं होगा, नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, क्योंकि 0/0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, उसका वेरिएंस 0 तो वो कोई नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है, डज नॉट डिफाइंड उस केस में। जब जीरो ही आ जाए, जीरो क्यों निकालना उसमें, है ना, वो तो अगर कोवेरिएंस 0 है तो क्या लिखेंगे आप, अगर वेरिएंस 0 है तो वेरिएंस 0 है तो कोवेरिएंस 0 आना ही है, तो क्यों रेशियो लेंगे आप, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 रहेगा वहाँ पे। हम डेफिनेशन तब लगाते हैं ना, आपको डेफिनेशन का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, ये लिखने जब भी हम डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं तो क्या मान के लिखते हैं, ये देखा आपने नॉट कभी इक्वल टू किताब, 0। कभी ध्यान देखा है, कभी जहाँ भी कहीं बुक में क्या होता है, कहीं भी कुछ भी डिवाइड कर रखा होता है तो साइड में लिखा रहता है कि दिस शुड बी नॉन जीरो, अदरवाइज लिखेंगे ही नहीं हम, दिस शुड बी नॉन जीरो। तो जब वो दोनों जीरो है तो क्यों उसको डिफाइन करेंगे उस तरीके से, तो हम सीधा सीधा शुरू में ही बोल देंगे कोरिलेशन 0 आएगा, जहाँ पे कोवेरिएंस 0 आ गया वहाँ पे कोरिलेशन 0 आ गया, तो हम यहाँ तक क्यों पहुँचेंगे। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तब है कहीं भी किसी भी चीज़ से जब हम डिवाइड करते हैं, तो आप जैसे लोग ऐसे होंगे 0/0 को 1 कर देंगे, है ना, वैसा है, ये थोड़ी है हम 0 से कभी डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को, तो हम अनलेस किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो, अदरवाइज आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो आप 0 से कैसे डिवाइड करेंगे, जब कोवेरिएंस ही 0 आ गया तो क्यों डिवाइड करेंगे आप 0 से, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। डेफिनेशन तब अप्लीकेबल होता है जब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, यहाँ भी जहाँ भी कहीं भी लिख रहे हैं, ये चीज़ हम तब लिख रहे हैं जब ये डिनोमिनेटर में जब भी कोई चीज़ आप देखोगे लिखा रहता है ये, तो नहीं भी लिखा हुआ स्टिल इट इज़ अज्यूम्ड इट इज़ नॉन जीरो। कहीं भी अगर किसी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये अज्यूम किया गया है कि वो नॉन जीरो है, वरना जीरो से क्यों डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पे कोवेरिएंस 0 हो गया तो मतलब कोवेरिएंस 0 तो कोरिलेशन डायरेक्टली 0 हो गया, तो हमें उसमें अलग से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखाया था ना हमने ये चीज़ कि कोवेरिएंस, अगर ये कोवेरिएंस ही 0 हो गया तो कोरिलेशन 0 हो गया, हमें डिवाइड नहीं करना है सीधा सीधा, उसमें ज़रूरत ही नहीं है डिवाइड करने की। इनफैक्ट कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल ना सबके साथ इंडिपेंडेंट होता है, तो वो तो होगा ही। ठीक है, चलिए अभी ये स्टॉप करते हैं आज, अभी कल अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, डाउट क्लास होगी, ठीक है, थैंक यू।